हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना जीएसएम कॉलेज वेवर से आज फिर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टॉपिक चल रहा है समिति यानी कि एसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको समिति का अर्थ भी कल बता दिया था, इसकी अवधारणा वगैरह सब बता दी थी और समिति की परिभाषाएं भी मैंने बता दी थी। कौन कौन सी बताई थी? मैकाइवर और पेज की बता दी थी, गिलिन और गिलिन की बता दी थी और मॉरिस जिन्सबर्ग की भी एक परिभाषा बताई थी और एक छोटी सी परिभाषा बताई थी बोगार्डस की। ठीक है, ये मैंने आपको समिति के बारे में बता दिया था। समिति का एक छोटा सा आपको दोबारा से बता दूं, जिन बच्चों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग अवश्य देख लें। और मैं आज थोड़ा सा बता रही हूँ आपको कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण में समिति एक स्पष्ट अवधारणा है। ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से समिति एक स्पष्ट अवधारणा है। किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब एक समुदाय के कुछ सदस्य पारस्परिक सहयोग के आधार पर किसी संगठन का निर्माण करते हैं तब उसे समिति कहा जाता है। ठीक है, ये था आपका समिति का अर्थ। ये मैंने परिभाषाएं आपको बता दी थी, मॉरिस जिन्सबर्ग की, बोगार्डस की, मैकाइवर की, गिलिन और गिलिन की। आज थोड़ी सी परिभाषाओं का जो स्पष्टीकरण विश्लेषण होता है मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, परिभाषाओं को थोड़ा सा समझाऊंगी। जो परिभाषा मैंने कल बताई थी उसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लें। सबसे पहले तो मैं बोगार्डस को ही ले लेती हूँ। बोगार्डस की एक छोटी सी परिभाषा में इन्होंने बताया है कि बोगार्डस ने समिति की अत्यंत सबसे ज्यादा छोटी परिभाषा इन्होंने लिखी है, वो आप लोगों को याद भी हो जाएगी कि समिति का संबंध किसी उद्देश्य की पूर्ति से होता है। ठीक है, समिति का संबंध किसी उद्देश्य की पूर्ति से होता है, इसका विश्लेषण यही है। और उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, जो उनका उद्देश्य होता है उसके लिए कुछ लोग मिलकर काम करते हैं। और मैकाइवर और पेज ने क्या बताया है कि समिति मनुष्यों द्वारा निर्मित एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य सदस्यों के बीच या विशेष हितों को सामूहिक रूप से प्राप्त करना होता है। ये बताया है मैकाइवर और पेज ने। ठीक है, विशेष हित के लिए। और गिलिन ने क्या बताया है? गिलिन और गिलिन का कहना है कि समिति के सदस्य किसी विशिष्ट हित अथवा हितों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं और समिति के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं। कुल मिलाकर सब इकट्ठे ही होकर एक समिति बनाई जाती है। ठीक है, और समिति के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए निश्चित स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त नियमों के अनुसार कार्य तथा व्यवहार करते हैं। ये इन्होंने बताया गिलिन और गिलिन ने। और इन्होंने क्या बताया है? मॉरिस जिन्सबर्ग जो है इन्होंने अपनी परिभाषा में स्पष्ट बताया है कि समिति के निर्माण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि समान उद्देश्य रखने वाले व्यक्ति परस्पर सहयोग के आधार पर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। किसके आधार पर? सहयोग के आधार पर, परस्पर सहयोग के आधार पर। ठीक है, ये किसने बताया है? जिन्सबर्ग ने ये परिभाषा में बताया है, परस्पर सहयोग के आधार पर। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप उसे देख लें। परस्पर सहयोग के आधार पर, सहयोग के आधार पर। ये थी इनकी जिन्सबर्ग की परिभाषा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं। जिन्सबर्ग मैंने बता भी दिए ऊपर। जिन्सबर्ग ने इसे स्पष्ट किया है। इनका पूरा नाम है मॉरिस जिन्सबर्ग। इनकी परिभाषा में यही स्पष्टीकरण था। अब मैं आपको बताऊंगी समिति की विशेषताएं या तत्व। इसके जो आवश्यक तत्व हैं समिति के, वो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने पूरा चार्ट बना दिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और जहाँ भी समझ में ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो तत्व बताए हैं, समिति की विशेषताएं या तत्व हैं, तो इसमें कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, ये 8 आपको दिख रहे होंगे। पहला है मानव समूह। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी आपको। पहला है मानव समूह, जिसे ह्यूमन ग्रुप भी कहा जाता है। और दूसरा है विचार पूर्वक स्थापना। दूसरा है
विचार पूर्वक स्थापना, और तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य, चौथा है ऐच्छिक सदस्यता, पांचवा है अस्थायी स्वभाव, और छठा है नियमों द्वारा संचालित, और सातवां है सहयोग की भावना, और आठवां है संगठन, जिसे ऑर्गेनाइजेशन भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले मानव समूह को हम लेकर चलेंगे। मानव समूह समिति में मानव समूह की क्या विशेषता है, इसे आप देखें थोड़ा सा। मानव समूह के बारे में थोड़ा सा समझें। समिति का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। जो हमारी समिति होती है, इसका निर्माण एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले आप यही समझ लें कि एक अकेला चना नहीं भून सकता, भाड़ अकेला चना नहीं, जो क्या कहावत है, इसे आप समझ लें कि समिति का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। कितने होने चाहिए? कम से कम 2 या 2 से अधिक। ठीक है, कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर समिति की स्थापना या निर्माण करते हैं। ये व्यक्ति समिति के सदस्य ही कहलाते हैं। जो समिति होती है हमारी, उसके सदस्य ही कहलाते हैं। और मानव समूह समिति के लिए ये सबसे बड़ा आवश्यक तत्व माना जाता है। मानव समूह समिति होता है, उसका ये आवश्यक तत्व माना जाता है। ठीक है, मानव समूह को हम देख सकते हैं। जो हमारा व्यक्तियों का समूह होता है, उसे हम खुद देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसके पास बैठ सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसका स्पर्श कर सकते हैं। अर्थात ये मानव समूह हमारा क्या हो गया? अतः क्या समिति क्या हो गई? आप लोग बताएं क्या हुआ? हमने आपको पहले समझाया भी है। अतः समिति क्या है? मूर्त है। ठीक है, इस जिसे हम देख सकते हैं। तो समिति क्या है? मूर्त है। और समाज मैंने कैसा बताया था? अमूर्त। समाज को हम देख नहीं सकते हैं, और समिति के सदस्यों को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसका स्पर्श भी कर सकते हैं, सबसे बात भी कर सकते हैं, सबके साथ रह भी सकते हैं। ठीक है, तो मानव समूह क्लियर हो गया आपका। अब दूसरा आता है विचार पूर्वक स्थापना। इसको भी थोड़ा सा समझ लें। विचार पूर्वक स्थापना, जैसे समिति का जन्म स्वतः नहीं होता। जो समिति का जन्म है वो अपने आप नहीं होता है। ठीक है, समिति सोच विचार कर निर्मित किया गया एक संगठन है। समिति के लोगों को सोच विचार कर उसमें इकट्ठा किया जाता है, उसके सदस्यों का चुनाव होता है। कि समिति का जन्म स्वतः, समिति का जन्म या विकास भी और समझें। समिति का जन्म या विकास अपने आप नहीं होता, और समिति सोच विचार कर निर्मित किया गया एक संगठन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और विशेष उद्देश्य रखने वाले व्यक्ति, जो जिन व्यक्तियों का एक अलग उनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है या विशेष उद्देश्य होता है, विशेष उद्देश्य रखने वाले व्यक्ति एक साथ इकट्ठे होकर उद्देश्यों के विभिन्न पक्षों पर विचार करके समिति की स्थापना करते हैं। बहुत से लोग बैठ जाते हैं, 4-5 लोग, और पहले अपनी एक दिन मीटिंग कर लेते हैं, फिर समिति का निर्माण या संगठन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विचार पूर्वक स्थापना। क्लियर हो गया होगा जैसा कि मुझे लगता है, और नहीं भी हुआ हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। तीसरा आया विशिष्ट उद्देश्य। इसे भी थोड़ा सा समझ लें, बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्य, इसमें समिति की विशेषता में एक विशिष्ट उद्देश्य भी है। इसका क्या है, मैं तो इसे भी थोड़ा सा समझें आप। प्रत्येक समिति के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ठीक है, जो हमारी समितियां हैं, कोई भी समिति हो, उसके एक विशिष्ट उद्देश्य अवश्य होते हैं, जो कि समिति की स्थापना से पहले ही निश्चित कर लिए जाते हैं। उद्देश्य बाद में नहीं बनाए जाते हैं। जब उसका गठन होता है, उसका संगठन होता है, उससे पहले ही उसे बना लिया जाता है, स्थापना से पूर्व ही निश्चित कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया? विद्यालय, हमारा जो विद्यालय है वो हो गया, और न्यायालय, ये उदाहरण है। आप विद्यालय, न्यायालय, क्लब। ठीक है, क्लब हो गया। और परिवार, राजनीतिक दल, श्रमिक संघ आदि अनेक प्रकार की समितियां विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती हैं। इनमें आप न्यायालय वगैरह तो आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन विद्यालय और क्लब और परिवार तो आप इसे याद कर सकते हैं। कौन कौन से? विद्यालय, क्लब और परिवार
वैसे है तो सरल, मैं दोबारा बता दे रही हूँ। राजनीतिक दल भी है इसमें आ जाता है समिति में, और श्रमिक संघ भी आ जाता है। जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, किसान होते हैं हमारे, उनका एक संघ भी आ जाता है। मजदूरों की भी एक समिति होती है, इसको भी मैं बताऊंगी। अनेक प्रकार की समितियां विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती हैं। ठीक है, एक और समझ सकते हैं आप लोग। ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। अब आया आपका ऐच्छिक सदस्यता। इसे भी समझें आप, ऐच्छिक सदस्यता। यहाँ तक मैं समझा चुकी हूँ, इसे और समझ लें। ऐच्छिक सदस्यता को हम कैसे बताएंगे आपको? समाज में पाई जाने वाली अधिकांश समितियों की जो सदस्यता होती है वो कैसी होती है? ऐच्छिक, अपनी इच्छा के अनुसार। आप जबरदस्ती उस पर बोझ नहीं बन सकते। हम चाहे आपको घसीट के ले जाएंगे, नहीं आप हमारे उसके सदस्य बन जाएं, ये बिल्कुल नहीं होगा। हमारी मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसमें अपना चयन करवा सकते हैं। समाज में पाई जाने वाली अधिकांश समितियों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। अधिकांश मैंने लगा दिया है, अधिकतर। ठीक है, किसी विशेष समिति के सदस्य वे ही व्यक्ति बनते हैं। कौन बनते हैं? जो उन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत मोटी सी बात है, सरल है बिल्कुल। किसी विशेष समिति के सदस्य वे ही व्यक्ति बन सकते हैं जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति करना जानते हैं या करना चाहते हैं। सदस्यता ग्रहण करने के बाद भी यदि व्यक्ति का यह अनुभव करता है कि समिति से उसके उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है, या समिति के नियमों से असहमत होने पर व्यक्ति समिति की सदस्यता त्याग देता है। अगर उससे वो असहमत है तो वह त्याग भी सकता है, ये नहीं कि उसमें बंधा ही रहे। उदाहरण के लिए, एक इसका उदाहरण भी है। उदाहरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य, जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य ये भी अपनी समितियां चेंज करते रहते हैं, बदल देते हैं। आपने देखा होगा, कभी कोई कांग्रेस पार्टी में होता है, कभी कोई जनता पार्टी में आ जाता है, कभी कोई भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है। इसलिए ये लोग तो दल बदलू नेता ही होते हैं। अपना जो समिति का चयन है वो चेंज करते रहते हैं, और इनकी इच्छा पे आधारित भी होता है। ठीक है, राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल को छोड़कर दूसरे दल की सदस्यता को ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें जो भी दल समझ में आता है या पसंद आता है तो उसे वो ग्रहण कर लेते हैं। तो मैंने आज आपको 4 समिति के तत्व या विशेषताएं समझाई हैं। कौन सी? मानव समूह समझा दिया है, विचार पूर्वक स्थापना समझा दी है, विशिष्ट उद्देश्य समझा दिया है, और ऐच्छिक सदस्यता। शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। आज केवल इतना ही बेटा बताएंगे, कल फिर आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आऊंगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया हो तो आप कमेंट करके हमसे अवश्य पूछ लिया करें। ओके, धन्यवाद।